हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो श्रीजी फिजिक्स प्रेप में आपका स्वागत है, जहां पर आपकी फिजिक्स की प्रेप होगी सबसे बेस्ट। देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर न्यूटन का सेकंड लॉ कवर करा था। थ्योरेटिकली सब कुछ हमने कवर कर लिया था, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कर ली थी। लाइन बाय लाइन क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो भी हमने कवर आउट कर लिया था। ठीक है, मैंने आपको मार्किंग भी करवा दी थी, उसके अंदर हाईलाइट पॉइंट्स भी करवा दिए थे, सब कुछ करवा दिया था। ये वाला हमारा जो होने वाला है लेक्चर, इसके अंदर हम जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो उससे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन ट्राई आउट करेंगे। यह सेशन आपका मदद करेगा कि भाई जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो या जो भी रिस्पेक्टिव मॉड्यूल को आप फॉलो कर रहे हो, किताब को आप फॉलो कर रहे हो, उसके ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन बने, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो बेसिकली डेवलप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें होंगी, एनसीईआरटी भी खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपके अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, जिससे आपको अपने एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो जो बच्चे नहीं जानते, मेरा नाम है अनमोल कुमार, मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ एट श्रीजी फिजिक्स प्रेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। कह रहा है अ मैन स्लाइड डाउन अ लाइट रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज ईटा टाइम्स देन दैट ऑफ द वेट ऑफ द मैन। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मैन सो दैट द रोप जस्ट ब्रेक। मैं आपके लिए सिचुएशन यहाँ पर बना देता हूँ, लेकिन एक अच्छी बात यही होगी कि आप लोग रीड करना सीखें, है ना। क्वेश्चन अपने आप रीड करिए। ये आदमी है, ये एक्सेलरेट डाउनवर्ड कर रहा है। यहाँ पर जो मैक्सिमम टेंशन डेवलप हो सकती है इस रोप के अंदर, वो डेवलप करेगी टी इंटू एम जी के बराबर। तो हमसे ये बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, सच दैट ये रोप ब्रेक ना करे, ऑन जस्ट वर्ज ऑफ ब्रेकिंग रहे। तो यहाँ पर अगर हम आदमी का एफबीडी बनाएंगे, आदमी को टेंशन कहाँ की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ। एमजी कहाँ पर लग रहा है, नीचे की तरफ, है ना। और एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है हमारे पास, एक तो टेंशन है और एक एम है। तो हमने लिखा एम जी माइनस टेंशन इक्वल टू एम ए। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि सर आपने एम जी माइनस टेंशन क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होता है उसके डायरेक्शन में जो फोर्सेज होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जो अपोजिट होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। टेंशन एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर से एक्सेलरेशन जो हम निकाल सकते हैं वो आ जाएगा एम जी माइनस टेंशन अपॉन में एम। एम जी माइनस टेंशन का मतलब हमारे पास कितना दे रखा है, ईटा एम जी दे रखा है, तो ईटा एम जी अपॉन में एम। एम कैंसिल हो जाएगा, जी कॉमन आ जाएगा, तो वन माइनस ईटा, दैट इज ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना प्लीज। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी बाहर आ जाएगा, कॉमन आउट आ जाएगा, और वन माइनस ईटा हमारा अंदर की तरफ एक फैक्टर रह जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर वन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब इतने एक्सेलरेशन से अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे या वो आदमी नीचे की तरफ जाएगा, तब तक रोप ब्रेक नहीं होगी। इससे ज्यादा जाओगे तो रोप अपने आप ब्रेकआउट हो जाएगी। नेक्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इस अरेंजमेंट के अंदर हमें टेंशन T2 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर एफबीडी बनाएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने 10 किलो वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाया, लेटेस्ट से इसके ऊपर टेंशन T1 ऊपर की तरफ लग रही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक से ज़्यादा रोप्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये वाली रोप है, इस वाली रोप को आप रोप नंबर वन नाम दे देंगे, जैसा भी आप नाम देना चाहते हैं वैसे आप दे सकते हैं। तो इसे मैंने रोप नंबर वन नाम दे दिया। ये एक ही रोप है जो यहाँ पर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। एक सेकेंड, इसे बंद कर देते हैं हम। हाँ, ये मेरी रोप नंबर वन हो गई, और सिमिलरली ये मेरी रोप नंबर टू हो गई, ये वाली, ये जो ऊपर बोल्ड में मैंने बना रखी है। यह दोनों रोप इस पुली से जुड़ी हुई है, और यही एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। देखो ध्यान से समझो, एक रोप पर एक ही टेंशन डेवलप होती है। तो तुम कहोगे सर एक बात बताओ, फिर ये क्वेश्चन के अंदर ऊपर T1 डेवलप हो रही है, फिर उधर T2 डेवलप हो रही है, यार ये क्या चल रहा है, वहां पर भी तो ये भी तो एक ही रोप है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो, तुम्हें नहीं लगता अगर मैं यहाँ पर से इस पूरे डायग्राम को हटा दूँ और यहाँ पर तुम्हारी कंसंट्रेशन बनाऊँ इस पॉइंट पर, तुम्हें नहीं लगता यहाँ एक तरीके से नोड है, गांठ, गांठ पड़ी हुई है कि नहीं। जैसे हम बांध नहीं देते दो रस्सियों को, वो गांठ यहाँ पड़ी हुई है। अगर कहीं भी गांठ है, कट है, तो वहां पर ना टेंशनें अलग अलग एग्जिस्ट कर सकती है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर इस पुली का डायग्राम हमने बनाया। ये जो नीचे वाली रोप है, जो मैंने येलो कलर में आपको दिखाने की कोशिश करी थी, ये वाली, ध्यान रखना इसमें एक ही टेंशन डेवलप होगी। हमने उसको नाम दिया टेंशन T1।
इसके अंदर जो टेंशन डेवलप हुई वो है टेंशन T1। इसके ऊपर वाली जो रोप है जिसे मैंने व्हाइट कलर में शो करा था, ये वाली, इसके अंदर टेंशन लेटस से T3 डेवलप हो जाएगी। वैसे T1 हमने ऊपर नाम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो T1 ना नाम देके इसे T4 नाम दे देते हैं, क्योंकि T1 इसे नाम दे रखा है तो इसे T4 दे देते हैं। तो T4, T2, T3 ये सब यहाँ पर टेंशनें डेवलप हो जाएंगी। तो अगर पुली का FBD बनाओगे तो टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। इसके लिए T3 यहाँ पर लगेगा, T4 यहाँ लगेगा, T4 यहाँ लगेगा। तो T3 और T4 के बीच में तो यहीं से मुझे रिलेशन देखने को मिल गया कि T3 इज 2 टाइम्स ऑफ T4, सिंपल एज दैट। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल कर आ गया। बची बात हमारे 10 किलो के ब्लॉक के लिए कि भाई ये जो 10 किलो का ब्लॉक है ये किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर आप ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में यहाँ पर कोई भी चीज़ एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट नहीं कर रही, अपनी जगह पर थमी हुई है, रुकी हुई है ना। तो ये जो 10 kg का ब्लॉक है, अगर इसका FBD बनाएंगे तो इसका mg नीचे की तरफ काम करेगा और उस mg को T4 बैलेंस आउट कर रहा होगा। T4 विल एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। अभी हमारी बॉडी बॉक्स है तो इससे अवे एक्ट करेगा। तो T4 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, सिंपल एज दैट। तो ये भी 100, ये भी 100, तो T3 की वैल्यू हो गई हमारे पास 200। तो तुम कहोगे सर T3 की वैल्यू निकाल के आपने ऐसा क्या कर लिया। मैं ना तुम लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ। ये ट्रिक भी नहीं कह सकते तुम ये कहोगे यार ये तो वेक्टर्स में हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम तुमने कभी ना कभी वेक्टर्स के अंदर ये कंडीशन पढ़ी होगी, a + b + c = 0। जब ये कंडीशन मीट हो जाती है, दैट इज सम ऑफ द 3 वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0, तो हम लैमीज थ्योरम लगा सकते हैं। अब तुम्हें ये वेक्टर की कंडीशन नहीं पता तो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा लैमीज थ्योरम लगाना सिखा देता हूँ, ठीक है। आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर इस नोड पॉइंट पर ध्यान दे रहा हूँ मैं, ये रहा हमारे पास नोड पॉइंट N। T1 इससे अवे एक्ट करेगी, T2 इससे अवे एक्ट करेगी और T3 इससे अवे एक्ट करेगी। तुम एक काम करो, ये सारे एंगल्स जितने भी हैं एंगल्स हैं इन्हें बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 180 - 90 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को इरेज कर दूंगा ताकि हमारे लिए अनोट करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक वर्टिकल लाइन खींचो यहाँ पर से, ये 30 है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। सिमिलरली एक सीधी लाइन यहाँ पर से खींचो, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 है और ये भी हमारा 90 है, तो 9 × 3 = 12 और 9 × 6 = 15। अब T3 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी आ रही है 200 आ रही है। तुम्हें T2 की वैल्यू निकालनी है। पहले तो इक्वेशन लिख लो, देखो T1 और उसके अपोजिट जो एंगल है, मैं यहाँ पर इसे एंगल को नाम दे देता हूँ अल्फा, इसको नाम दे देता हूँ बीटा और इसको नाम दे देता हूँ गामा। तो T1 अपॉन में साइन अल्फा, T2 अपॉन में साइन बीटा एंड T3 अपॉन में साइन गामा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा T1 अपॉन में साइन 120, T2 अपॉन में साइन 150 और T3 अपॉन में साइन 90 डिग्री। जो टेंशन तुम ले रहे हो उसके अपोजिट का एंगल चूज करना मत भूलना। T2 लिया तो बीटा ले लेना, T1 लिया तो अल्फा ले लेना। ये तो हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन आ गई। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें T2 निकालना है। वैल्यू किसकी गिवन है, T3 की, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो आपस में। तो यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगा T2 अपॉन में साइन 150 डिग्री। साइन 150 क्या था, साइन 90 + 60 डिग्री। अब साइन 90 + 60 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 60 डिग्री, सिंपल एज दैट। और T3 कितना है भाई 200 है, अपॉन में साइन 90 डिग्री विच इज़ 1। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, 100 न्यूटन का आंसर आ जाएगा सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये आने चाहिए। मान लो तुम्हें नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने क्वेश्चनों की रट रट के प्रैक्टिस कर लो। कोई डाउट आए मेरे से पूछ लो, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द नीट इटसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, इफ पुली शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम आर स्मूथ एंड मासलेस, A1 and A2 are the acceleration of the block 4 kg 8 kg, then we have to find the relation in between both of them। कन्वेंशनल मेथड से निकालेंगे सर, आंसर बहुत देर में आएगा। क्यों ना हम एक ट्रिक का यूज़ करें, या कह लो एक ऐसे मेथड का यूज़ करें जो कन्वेंशनली आप लोग यूज़ नहीं करते। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। देखो
मैं पहले तो आपको एक थ्योरी बता देता हूँ। मान लो ये हमारे पास दो ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2। अगर ब्लॉक नंबर 2 एक्स डिस्टेंस से आगे बढ़ेगा तो ये रस्सी है, रोप है, जैसे यहाँ पर ये रोप हमने बना रखी है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये सेम उसी डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस आगे मूव कर जाएगा। यही कंस्ट्रेंट मोशन है। अब मेन चीज क्या हुई यहाँ पर, आप ये देखिए, आपके पास ये वाला पुली है। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाली रोप आप देख पा रहे हो जो मैं डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है? डॉटेड लाइन का ये मतलब है कि इसके ऊपर ये सारे एलिमेंट्स है, ये बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना तुम, बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और पता नहीं कौन कौन से बॉन्ड्स। तो ऐसी ही हमारी जो ये रस्सी है ये भी तो ऑर्गेनिक है, तो इसमें भी बॉन्ड्स बन रहे होंगे, ये सब जुड़ी हुई है। अब मान लो ये एक्स डिस्टेंस नीचे की तरफ मूव करेगा, तो हर एक पार्टिकल जो इस रस्सी के ऊपर लगा हुआ है सबके सब एक्स डिस्टेंस नीचे मूव करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तुम कहोगे यस सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो वो पार्टिकल टूट जाएंगे। भाई अगर एक मूव नहीं कर रहा दूसरा मूव कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ खिंच जाएगी, दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बॉन्ड की जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाएगा और टूट जाएगा। यही हो सकता है, केमिस्ट्री में तो यही सिखाते हैं आप लोगों को। तो अब मेन चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें ऐसा करना नहीं है क्योंकि हमारी जो रोप है वो इनएक्सटेंसिबल और इम्ब्रेकेबल रोप है, टूटेगी भी नहीं ना खींचेगी। तो मुझे ये तो पता चल गया कि हर एक लेंथ यहाँ पर एक्स डिस्टेंस आगे जाएगी। इसकी वजह से जो हमारा पुली है वो कितना डिस्टेंस आगे मूव कर जाएगा ये हमारे को नहीं पता। तुम कहोगे सर वो भी एक्स डिस्टेंस आगे की तरफ मूव कर जाएगा, तो माइट भी कर सकता है, माइट भी नहीं कर सकता, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम फंस गए। अब तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या है, हम इसे एक्स डिस्टेंस नीचे क्यों मूव करवा रहे हैं? मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ। देखो जैसे मैंने बोला कि इसकी सेकंड की डिस्प्लेसमेंट 1 की डिस्प्लेसमेंट निर्धारित कर रही है, सेकंड की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 की डिस्प्लेसमेंट डिसाइड कर रही है। तुम्हें नहीं लगता 4 किलो की ब्लॉक की मूवमेंट 8 किलो के ब्लॉक के एक्सेलरेशन को डिसाइड करेगी? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सर करनी तो चाहिए, तभी तो ये क्वेश्चन बना है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई पुली है, पुली ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ भाग रहा है और उससे दो मासेस जुड़े हुए हैं, एक है ए मास और एक है बी मास। एक ए है और एक बी है। मैंने ये बोला ए मास ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, बी मास ऊपर जा रहा है हमारे बी एक्सेलरेशन से। तुम कहोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, एक बॉक्स नीचे आएगा और एक बॉक्स क्या है हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। आप दोनों को जो है वो एक ही डायरेक्शन में कैसे मान सकते हो? मैंने क्या बोला, ये एक ट्रिक है, ये एक रिजल्ट है, आपको बस सिखाया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई ब्लॉक ऊपर जा रहा है और कोई ब्लॉक नीचे जा रहा है तो नीचे जाने वाले ब्लॉक का आप साइन नेगेटिव ले लेना, सिंपल एज दैट, जैसे काइनेमैटिक्स में होता था। तो हम यहाँ एक फॉर्मूला लिख देते हैं, हम लिखते हैं पुली का एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक बी अपॉन में 2। अगर कोई ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन आप नेगेटिव यहीं पर कर सकते हो, जैसे ब्लॉक बी नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन यही नेगेटिव कर देना। फिर मैंने क्या करा, मैंने लिखा कि यार देखो मेरे पास यहाँ दो पुली है P1 और P2। पहली बात है मैं किसके अंदर ये फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा ऐसा पुली है जिसका डायग्राम बिल्कुल सिमिलर टू दैट ऑफ मेरे डायग्राम जैसा दिख रहा है? तो तुम कहोगे सर ये वाला है, तो बस इसी के अंदर लगाना। अब करना कैसे है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक रोप है जो यहाँ जुड़ रही है, ये वाली ग्रीन कलर की। ये ग्रीन कलर की जो रोप है ये बिल्कुल हमारे इसकी तरह दिख रही है ना? फिर मैं आपको अलग अलग कलर से दिखाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे ए की बात हो रही है, आपको नहीं लगता ये ए है? ये देखो। और फिर ऐसे ही आपको नहीं लगता ये जो दूसरी रोप है वो बी के बराबर है? येलो कलर से दिखाता हूँ, ये वाली देखो। फिर से ये वाली रोप बी जैसी दिख रही है, ये वाली रोप ए जैसी दिख रही है, ये वाली रोप एक्सेलरेशन ऑफ ए को डिनोट कर रही है ना? तो अब हमें क्या करना है, देखो मैं लिखूंगा अगर मेरा पुली 1 A1 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है तो यहां पर से ये येलो वाली रोप को ध्यान से देखना, ये वाली रोप, ये येलो वाली रोप इससे डायरेक्टली जुड़ रही है इस बॉक्स से। तुम कहोगे लेकिन सर आप एक बात बताओ, ये तो पूरी की पूरी एक रोप है ना, ये पूरी की पूरी एक रोप है, इसका मतलब ये जो पिंक वाली रोप है और ये जो येलो वाली रोप है बात तो एक ही है। ऐसा तो है नहीं ना ये अलग अलग हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये रोप एक ही है, ये एक ही रहेगी, ऐसा नहीं है ये अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन वो जो मैंने बात बोली थी वो टेंशन के लिए बोली थी, एक्सेलरेशन के लिए नहीं बोली थी, ध्यान देना।
मैंने कहा था एक ही टेंशन डेवलप होगी, मैंने ये नहीं बोला था एक ही एक्सेलरेशन डेवलप होगा। बात समझ आई? तो आप बस एक चीज ध्यान दीजिए, ये वाली रोप और ये वाली रोप इस वक्त एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन निकालने में हमारी मदद कर रही है। तो हमने इसको देखा, जैसे पिंक वाली रोप को देखा, ये डायरेक्टली किससे जुड़ी है, ये एक रिजिड पॉइंट से जुड़ी है। रिजिड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है, रिजिड पॉइंट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जो खुद मूव नहीं कर रहा। तो हमारा जो ए ब्लॉक है वो एक ऐसा पॉइंट बन गया जो खुद मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह फिक्स है, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ए का एक्सेलरेशन हो गया जीरो, खत्म। अच्छा, अब बात आई बी की, जो कि एक येलो वाली रोप है। बी का एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जितना हमारा 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन है उसके बराबर होगा। तो बी का एक्सेलरेशन तो हो गया हमारा 4 kg ब्लॉक वाले के एक्सेलरेशन के बराबर, विच इज A1। और ये A1 नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि नीचे जा रहा है ना, और हमने बी को ऊपर मान रखा है। अब बात आई हमारे किसकी, पुली की बात आई, पुली की। हमारा पुली क्या है, आगे जाएगा या पीछे जाएगा? तो तुमने बोला कि सर मेरा जो पुली है वो आगे की तरफ जाएगा। ये पुली है, ये आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम तो बिल्कुल अपने डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा पुली आगे की तरफ जा रहा है। तो तुमने कहा कि सर मैं अगर इस पुली का एक्सेलरेशन निकाल लूं तो ए ऑफ पुली कितना आ जाएगा, ए का एक्सेलरेशन 0 के बराबर है, बी का एक्सेलरेशन -A1 के बराबर है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ए ऑफ पुली हमारा कितना निकल कर आ रहा है, -A1/2 निकल कर आ रहा है। अब माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब ये है जिस डायरेक्शन में तुमने अज्यूम करा उस डायरेक्शन से अपोजिट आंसर आ रहा है। मतलब अगर तुमने माना तुम्हारा पुली पीछे की तरफ जा रहा है, तो तुम्हारा पुली पीछे नहीं जा रहा, तुम्हारा पुली आगे जाएगा। ये इस तरफ नहीं जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमारा जो पुली है वो किस तरफ जा रहा है, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है A1, एक्सेलरेशन का उसका मैग्नीट्यूड है A1, और वो किस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ। आगे क्या होता है, आई कैप डायरेक्शन, तो हमने लिख दिया आई कैप डायरेक्शन। ये बात समझ आ गई? अब एक चीज ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने बताया, ये वाली एनालॉजी, ये दो बॉक्सेस जो हमारे एक ही रोप के साथ जुड़े हैं, ये वाली एनालॉजी मैंने बताई। तुम्हें नहीं लगता ये जो पुली है और ये जो बॉक्स है आपस में एक रोप से जुड़े हैं? तो जितना पुली का एक्सेलरेशन होगा उतना ही हमारे बॉक्स का एक्सेलरेशन भी होगा। देखो पुली भी आगे मूव कर रहा है और बॉक्स तो इनहेरेंटली आगे मूव करेगा ही करेगा। तो हमने ये बोला कि पुली और ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब A2 की जो हमारे पास वैल्यू है, सॉरी मैं यहाँ बाय 2 लगाना भूल गया, A2 की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो A पुली के बराबर आ रही है, और वो आ रही है A1/2 इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस आई कैप। अगर मैं डायरेक्शन को भी हटा दूं मान लो, तो मैं यहाँ पर वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, A2 वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर अपॉन में 2। दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए वेक्टर लगा दिया, और दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, A1 इज 2 टाइम्स ऑफ A2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्लीज इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मुझे पता है कि इसके अंदर डाउट आने का चांस रह सकता है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली आप लोगों से गूगल मीट पर कनेक्ट कर लूंगा या फिर टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लूंगा, जैसे भी मतलब डाउट सॉल्व करने का मेरा मन करेगा या फिर जैसे मुझे लगेगा कि ज़रूरत है उस हिसाब से। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और इसे एक लाइन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तुम कहोगे सर एक लाइन से आप कैसे सॉल्व करोगे? इसने क्वेश्चन में कहा कि यू हैव टू फाइंड द फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट, यही बोला। अब देखो मैं तुम्हें एक और ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, इस तरफ लग रही है फोर्स F, मान लो ये है फोर्स F2 या F1 ले लो इसे, ये तुम्हारे पास फोर्स है F1 और ये तुम्हारे पास फोर्स है F2। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो मैं तुम्हारे को याद करवा देता हूँ, उसे अपनी शॉर्ट फॉर्मूला बुकलेट में लिख कर रख लेना। ये टोटल लेंथ हमारे पास L है, एक मिनट ये डली नहीं, टोटल लेंथ, ये हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, L के बराबर है, और इतनी लेंथ हमारी X के बराबर है। दिख रहा है? बिल्कुल सही, सब बढ़िया कलर आ रहे हैं। हमें यहाँ पर निकालना है कि 20 सेंटीमीटर वाले ने 10 सेंटीमीटर पर कितनी फोर्स लगाई। तुम यहाँ पर टेंशन निकाल लेना कि भाई इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स डैश पे टेंशन कितनी मेंटेन्ड है, क्योंकि वही फोर्स 20 वाला 10 पे लगा रहा है और 10 वाला 20 पर लगा रहा है। ठीक, तो इस टेंशन, इस क्रॉस सेक्शन पर टेंशन को निकालने का एक ही फार्मूला है, टी एक्स इज इक्वल टू F1 x अपॉन में L प्लस F2 इंटू L माइनस एक्स अपॉन में L। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मगर प्रोवाइडेड द फैक्ट दैट कि हमारे पास F1 आगे वाली फोर्स है और F2 हमारी पीछे वाली फोर्स है। इनमें स्विच कर दिया तो आंसर बिल्कुल स्विच हो जाएगा। F1 की वैल्यू कितनी है 32, x की वैल्यू कितनी है 10, L की वैल्यू कितनी है 30, F2 की वैल्यू कितनी है 20,
एल माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो टोटल लेंथ है 30, 30 में से एक्स दैट इज 10 हम घटा देंगे, तो 30 माइनस 10 अपॉन में क्या आ जाएगा, कंप्लीट लेंथ एल 30। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास 24 आ जाएगा, तो 24 न्यूटन विल बी योर कंप्लीट आंसर। मेरे पास इसको करवाने का एक और तरीका है, लेकिन फिर वही बात है, तुम कहोगे सर लंबा हो गया। ये सबसे एक लाइनर तरीका है, एक लाइन में आपका ओवरऑल आंसर निकाल कर दे देगा। इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न एट द रेट ऑफ, यहाँ पर हमारे पास फ्यूल बर्निंग रेट नहीं दे रखा, तो इसे आप लिख लीजिए 2 kg पर सेकेंड। इन अ रॉकेट द फ्यूल बर्न एट द रेट ऑफ 2 kg पर सेकेंड, दिस फ्यूल गेट इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद अ वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पर आप वेलोसिटी ले लीजिए 80 किलोमीटर पर सेकेंड की, ये मेंशन्ड नहीं है। फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट विल बी, तो हमें बताना है कि फोर्स कितनी लगेगी हमारे रॉकेट पर, तो न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ मैंने आपको क्या बताया था, फॉर द केस ऑफ द रॉकेट, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ योर मास, सिंपल एज दैट, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है फ्यूल बर्न एट द रेट ऑफ 2 kg पर सेकेंड, मतलब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हमारे को दे रखा है, क्योंकि इतना फ्यूल जलेगा तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, एक्सपेल आउट कर जाएगा, ये हमें दे रखा है 2 kg पर सेकेंड। आपको यही एक लाइन का फॉर्मूला याद रखना है, इसी के ऊपर आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात, गेट इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 83 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट इटसेल्फ, सो इट इज गिवन टू यू एज 80। ध्यान रखना, नीट के अंदर वो पूरा आपको लिख कर देगा, यहाँ पर मैंने पूरा लिख कर नहीं दिया ताकि ये कंफ्यूजन बन सके, है ना, तो वहां वो पूरा लिख कर देगा, द एग्जॉस्ट गैस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट इज समथिंग लाइक 80 किलोमीटर पर सेकेंड, तो आपने यहाँ पर 80 लगा दिया। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फॉर ऑब्वियस रीजन आपके पास ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 160। ठीक है, और कुछ बच रहा है नहीं सर। अब यहाँ पर हमें किलोमीटर पर सेकंड दे रखा है, तो ऑब्वियसली मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे मीटर के अंदर। तो किलोमीटर को मैंने क्या कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सेकंड को तो मैंने कन्वर्ट करा ही नहीं। तो बस एक चीज़ ध्यान रख लेना, ये जो वेलोसिटी है ये 80 किलोमीटर है, प्लीज़ इसे 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में आंसर निकाल लेना, ताकि आपका जो आंसर आएगा ओवरऑल वो न्यूटन में आ सके। तो अब देखना कितना आंसर बनेगा, 1 2 3 4, 16 इंटू 10 की पावर 4, 1 2 3 4, ऐसा है कहीं आंसर, 1 2 3, नहीं ये नहीं है, 1 2 3 4, हाँ सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्लीज़ इसको भी अपने फॉर्मूला बुकलेट के अंदर नोट कर लीजिए। फॉर्मूला ऑफ द थ्रस्ट फोर्स इज रिलेटिव वेलोसिटी with which the gas is being exhausted from the rocket with respect to the rocket itself into rate of change of mass, या फिर rate of combustion। अब इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि the machine gun fire a bullet of 65 gram with a velocity of 1300 meter per second, the man is holding can exert a maximum force of 169 newton, the number of bullet he can fire per second will be। तो यहाँ पर ना आप एक फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम जो निकल रही होंगी, मल्टीप्लाई मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। और यहाँ पर हमारे पास फोर्स कितनी दे रखी है, 169 दे रखी है। मुझे ये बताना है नंबर ऑफ बुलेट ही कैन फायर पर सेकेंड, मतलब dn/dt, ये dn/dt का ही मतलब होता है नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड, तो ये हमें निकालना है dn/dt। मास ऑफ द बुलेट हमारे पास कितना दे रखा है, 65 ग्राम, और स्पीड ऑफ द बुलेट है 1300। तो यहाँ से हम इसे कैंसिल कर देंगे, 0 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 169 अपॉन में 65 इंटू 13, और 10 हमारा चला गया ऊपर, देखो 13 से 169 कट जाएगा 13 पर, 13 के पंजे पे ये जाएगा, और 5 पे 2 ये कट जाएगा, तो हमारे पास dn/dt की वैल्यू आ जाएगी 2। तो प्लीज़ आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड अगर आपको निकालने हैं, तो फोर्स जो कि आदमी एक्सर्ट कर सकता है, मैं सिर्फ या मैग्नीट्यूड वाइज लूंगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंटम ऑफ ईच बुलेट विच इज मास इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आप अपनी फॉर्मूला बुकलेट में लिख कर रख सकते हैं। अ रॉकेट ऑफ मास 5700 kg ejects a mass at the constant rate of 15 kg per second with a constant speed of 12 km per second. The acceleration of the rocket 1 minute after the blast is। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमने पीछे भी एक ऐसा क्वेश्चन करा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया वो, गायब हो गया।
ये रहा, नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा क्वेश्चन। एक रॉकेट जिसके अंदर फ्यूल बर्न हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास दे रखा है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट हमसे पूछा गया था। तुम्हें याद है जब हमने इस फॉर्मूले की बात करी थी, F इज इक्वल टू वी रिलेटिव dm बाई dt की, तो इस फॉर्मूले की खासियत क्या थी? दिस इज दिस इज द थ्रस्ट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द रॉकेट। इस फॉर्मूले की खास बात सबसे ज्यादा ये थी कि सर ये जो फॉर्मूला है ये नो ग्रेविटी कंडीशन वाला फॉर्मूला है, दैट इज नो ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन रॉकेट। जब कोई ग्रेविटी रॉकेट पर काम ना कर रही हो, ये तब का फॉर्मूला है। अच्छा, अब मान लो हमारे पास जो रॉकेट है, जब वो लिफ्ट ऑफ होना शुरू हुआ, हमसे पूछा गया कि भाई आप एक चीज बताइए, 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो क्या हमें ग्रेविटी कंसिडर करनी है या फिर हमें ग्रेविटी कंसिडर नहीं करनी? ये हमारे क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमें ग्रेविटी कंसिडर करनी है, नहीं लिखी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मानकर चलता हूँ, यहाँ हम ग्रेविटी कंसिडर करेंगे विच इज, मैंने जी की वैल्यू दे दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने कहीं जी की वैल्यू लिख रखी है तुम्हारे लिए? आंसर है नहीं। तो इसलिए यहाँ ग्रेविटी कंसिडर नहीं करोगे, लेकिन इस जगह यहाँ पर मैंने ग्रेविटी की वैल्यू आपको दे दी है, तो यहाँ पर आपको ग्रेविटी कंसिडर आउट करनी पड़ेगी। तो हमने जो ये फॉर्मूला सीखा, फोर्स इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी dm बाई dt, इसके अंतर्गत हमारे पास दो कंडीशन हो जाती है, एक बिना ग्रेविटी के, एक ग्रेविटी के साथ। तो जब हमारे पास जी की वैल्यू ना दे रखी हो, तो ये समझ लेना ग्रेविटी कंसिडर आउट नहीं करनी, क्योंकि देखो ग्रेविटी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, मैंने बता रखा है 9.8 भी और 10 भी, है ना? तो जब वो जी की वैल्यू दे ही नहीं रहा, तो हम कैसे चूज कर ले कि ग्रेविटी है या नहीं? या तो वो डायरेक्टली लिख कर दे या इनडायरेक्टली वो आपको बोले। जब लिख कर ही नहीं दे रखा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हमें चूज नहीं करनी। यहाँ पर मान लो मैंने जी की वैल्यू दे दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर ग्रेविटी कंसिडर आउट करनी पड़ जाएगी आपको। तो ये क्वेश्चन मैं जो अंडर कंसिडरेशन कर रहा हूँ वो ग्रेविटी के अंडर कंसिडरेशन कर रहा हूँ, ताकि जो हमारा फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बदल जाए, हमें थोड़ी सी परेशानी हो इस फॉर्मूले को निकालने में। यहाँ तक ये बात क्लियर? अब सवाल ये आता है कि सर वो तो ठीक है, जब आप ग्रेविटी कंसिडर आउट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? मतलब अब इस केस में हम एक्सेलरेशन निकाले तो निकाले कैसे? क्योंकि अब तो ग्रेविटी आ चुकी है काम के अंदर। देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये तुम्हारा रॉकेट है, ये ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स टी लगेगी। पहले के केस में जब ग्रेविटी नहीं थी तो mg नीचे 0 के बराबर था, mg फोर्स कभी सर नीचे लग ही नहीं रही थी। तो ये चल नहीं रहा, हाँ चलना ही बंद कर दिया। तो mg फोर्स नीचे की तरफ कभी लग ही नहीं रही थी, जो जो फोर्स एक्ट कर रही थी वो सिर्फ थ्रस्ट थी। तो तुमने लिखा नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू ओनली थ्रस्ट फोर्स, तो ma इज इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स विच इज नथिंग बट योर v रिलेटिव dm बाई dt। अब बात समझे? तो पहले ग्रेविटी नहीं थी लेकिन अब ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी होगी तो mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा और एक्सेलरेशन a क्या है, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो इस केस के अंदर आप लिखेंगे कि मेरे पास जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है विच इज नथिंग बट ma दैट विल बी इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स माइनस mg फोर्स। ये इसका पूरा फॉर्मूला होगा सर। पिछले केस में mg नहीं लिखा था, इस केस में हमें mg लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का ये जो फॉर्मूला है ये नोट डाउन कर लो भाई अपनी फॉर्मूला बुकलेट के अंदर। फॉर्मूला क्या है कि f के दो वेरिएंट्स आएंगे, एक आएगा सिर्फ थ्रस्ट और एक आएगा सिर्फ आपके पास थ्रस्ट माइनस mg। ये ग्रेविटी नॉन जीरो के बराबर है, ये ग्रेविटी जीरो वाले केस में हमें लगाना है। थ्रस्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है वो होता है v रिलेटिव dm बाई dt। अब क्लियर? तो फॉर्मूला भी अगर तुम यूज कर रहे हो, जैसे तुम्हारी अप्रोच है, तो ध्यान से देखना कि किस जगह कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब अगर मैं इसके अंदर आंसर निकालूंगा, और आंसर भी 1 मिनट बाद निकालना है, 1 मिनट का फैक्टर यहाँ क्यों जोड़ा गया है मैं वो भी बता देता हूँ। 1 मिनट का फैक्टर इसलिए यहाँ पर जोड़ा गया है क्योंकि 1 मिनट बाद जो आपका मास होगा बॉडी का वो चेंज कर जाएगा। आप 15 किलो प्रति सेकंड लूज कर रहे हो, तो आफ्टर 1 मिनट जो आपका नेट मास होगा वो कितना हो जाएगा? जो एग्जिस्टिंग मास था उसमें से इतना मास आप प्रति सेकंड लूज कर रहे हो, दैट इज 15 पर सेकंड। और 1 मिनट बाद, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ओवरऑल हमारे पास बच जाएगा 4800 kg ऑफ मास। ये बिल्कुल वैसा ही है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर आप देखना। मान लो आपका वजन है 60 किलो, आप 2 किलो पर सेकंड लूज कर रहे हो, तो 10 सेकंड बाद आपका क्या मास होगा? 10 सेकंड के अंदर मैं 2 किलो कितना, मतलब मैं कितना वेट लूज कर चुकूंगा? अगर मैं 1 सेकंड में 1 किलो लूज कर रहा हूँ,
1 सेकंड में अगर 1 किलो लूज कर रहा हूँ तो 10 सेकंड में मैं कितना लूज कर जाऊंगा, 20 किलो लूज कर जाऊंगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। 1 सेकंड में मेरा लूज हो रहा है 2 किलो, फिर अगले 1 सेकंड में 2 किलो, फिर अगले 1 सेकंड में 2, फिर अगले 1 सेकंड में 2, फिर अगले 1 सेकंड में 2, 1 सेकंड में 2, 1 सेकंड में 2, 1 सेकंड में 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं इन सब टाइम को ऐड करूं तो कितने सेकंड हो गए, 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर मैंने कितना लूज कर लिया, 20 किलो। मैं ऐसे भी तो कर सकता था, अगर 1 सेकंड में मैं 2 किलो लूज कर रहा हूँ तो 10 सेकंड में मैं 20 किलो लूज कर जाऊंगा। तो मेरा मास कितना हो गया, 60 माइनस 20 विच इज 40 kg। तो यहाँ पर भी हमने यही करा कि भाई हम जानते हैं हमारा जो मास है वो कितना है, 5700 है। हम 15 किलो प्रति सेकंड लूज कर रहे हैं, तो 60 सेकंड के अंदर हम इतना मास लूज कर जाएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग इतना मास बच जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा m की जगह 4800, एक्सेलरेशन की जगह a, थ्रस्ट हम लिखेंगे इसी फॉर्मूले से v रिलेटिव dm/dt। तो ध्यान रखना ये थ्रस्ट का फॉर्मूला है। v रिलेटिव आपके पास दे रखा है 12 किलोमीटर, तो 12,000 मीटर पर सेकंड। dm/dt की वैल्यू आपको 15 kg दे रखी है पर सेकंड, और माइनस mg, तो वो कितना हो जाएगा 4800 इंटू 10। तो यहाँ से जब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी 27.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप बिना mg को कंसिडर करे हुए आंसर निकालते, मतलब जैसे यहाँ mg दे रखा है, बिना mg को कंसिडर करे हुए, भाई मैंने इसे देखा ही नहीं, इस mg को मैंने देखा ही नहीं, इसे भूल जाता हूँ, अगर आप इसे बिना कंसिडर करे हुए आंसर निकालते तो सर आपका आंसर आ जाता 31 पॉइंट समथिंग समथिंग। फिर तुम फंस जाते कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि किस क्वेश्चन के अंदर ग्रेविटी नहीं गिवन है और किस क्वेश्चन के अंदर ग्रेविटी गिवन है। अगर ग्रेविटी गिवन है तो ग्रेविटी वाले तरीके से आंसर निकालना है, आपको यही वाला फॉर्मूला बार बार यूज करना पड़ेगा। आप इस फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं, यही आपका बेस फॉर्मूला रहेगा सर, यही आपका बेस फॉर्मूला रहेगा जिसमें थ्रस्ट की वैल्यू इसके बराबर होगी। तो एक्चुअली ये थ्रस्ट ही है, लेकिन ग्रेविटी जब नहीं होती तो थ्रस्ट नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाता है, और जब ग्रेविटी होती है तो थ्रस्ट में से वेट फोर्स घट जाती है, तब जाके वो नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, दैट इज ma के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन करते हैं। अ बलून हैज 2 ग्राम ऑफ एयर, स्मॉल होल इज पियर्स्ड इनटू इट, द एयर कम आउट विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ, हमें यहाँ पर वेलोसिटी तो दे नहीं रखी है, लेट अस से हम यहाँ पर मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड की, 4 मीटर पर सेकंड। If the balloon shrink completely in just 2.5 seconds, the average force acting on the balloon will be equal to। हमारे पास एक बलून है, मैं बना देता हूँ फिर आप समझिएगा। हमारे पास एक बलून है, उसके अंदर 2 ग्राम हवा भरी हुई है, ठीक। 2 ग्राम ऑफ एयर इज इनसाइड द बलून इटसेल्फ। हमने एक छोटा सा होल यहाँ पर पोक कर दिया और इसमें से हवा बाहर की तरफ आ रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। इफ बलून श्रिंक्स कंप्लीटली इन 2.5 सेकंड, कहने का मतलब है 2.5 सेकंड के अंदर बलून बिल्कुल पिचक जाएगा, सारी की सारी 2 ग्राम की 2 ग्राम हवा बाहर निकल जाएगी। तो उसके ऊपर जो एवरेज फोर्स एक्ट कर रही है वो एवरेज फोर्स कितनी लगेगी वो हमारे को बताना है। क्या यहाँ पर खुद सोचो, क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ग्रेविटी कहीं पर गिवन है हमारे को? नहीं, कहीं गिवन है ग्रेविटी नहीं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलो ठीक है, अगर ग्रेविटी गिवन नहीं है तो हम अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे विदाउट ग्रेविटी। फॉर्मूला क्या लगेगा कि थ्रस्ट ही हमारी नेट फोर्स है जिसकी वैल्यू क्या है, v रिलेटिव dm/dt। अब dm/dt हमें दे रखा है नहीं, लेकिन ये दे रखा है आपको इनडायरेक्टली। वो आपसे कह रहा है कि आपका जो टोटल मास है 2 ग्राम, ये 0 हो जाता है। तो आप अगर dm/dt की वैल्यू निकालेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ dm/dt, इसे मैं लिख सकता हूँ फाइनल मास माइनस इनिशियल मास अपॉन में टोटल टाइम टेकन। यस सर, फाइनल मास कितना है 0, इनिशियल मास कितना है हमारे पास 2 ग्राम, टोटल टाइम कितना हुआ इसे खाली होने में 2.5 सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर बनकर आ जाएगा 2/2.5 इंटू 10⁻³ अब ये नेगेटिव आ रहा है, वो बस यही बताता है कि मास बाहर की तरफ निकल रहा है, एक्सपेल आउट हो रहा है। हमें नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही है कि एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा होगा। हवा बाहर आएगी तो बलून के ऊपर एक्सेलरेट वो आगे की तरफ करेगा। बस यहाँ माइनस का मतलब ये हो जाता है कि फॉर ऑब्वियस रीजन
रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कम हो रहा है। अब वी रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी देखिए तो वो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पीछे की तरफ है। तो हम यहाँ डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे, डायरेक्शन की बात यहाँ करेंगे ही नहीं। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन में 2.5, ये जीरो में ऊपर पहुँचा देता हूँ, इंटू 10⁻³ तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दिया मैंने, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 8 चौक हमारे पास कितना हो जाएगा 32, है ना। और 32 3 1 मिनट, 4 दूनी 8 चौक 32, 320, 320 से एक चले जाएंगे और 32 इंटू 10⁻⁻4, 0.0032 विल बी द कंप्लीट आंसर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमें ग्रेविटी को मानने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कहीं लिखा ही नहीं है कि सर हमें ग्रेविटी को मानना भी है। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। हमने एक बुलेट वाला क्वेश्चन करा था, तो तुम सोचोगे यार बुलेट वाले क्वेश्चन जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पर क्या है, बुलेट वाले क्वेश्चन के अंदर बुलेट जस्ट वी वेलोसिटी गेन करके चली गई, खत्म, उसका काम खत्म हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर बॉल आई, टकराई, टकराने के बाद ऊपर भी गई। उसने बोला ना कि बॉल हिट इलास्टिकली द ग्राउंड। इलास्टिकली का मतलब क्या होता है, हिटिंग इलास्टिकली का मतलब होता है बॉल आएगी, टकराएगी, देन रिबाउंड होकर वापस चली जाएगी। आई, टकराई, रिबाउंड होकर वापस चली गई उसी हाइट से जिस हाइट से वो आई थी। जबकि बुलेट में सिर्फ एक तरफिया काम हो रहा था, बुलेट बस एक बार निकली, वी वेलोसिटी गेन करी और बूम बाहर की तरफ चली गई। अच्छा, तो अब इसके अंदर क्या हम बुलेट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाई मोमेंटम ऑफ बुलेट। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज नॉट मोमेंटम ऑफ बुलेट, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, कि बुलेट के मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा था। तुम कहोगे ऐसा कैसे सर। अगर तुम ओवरऑल सिस्टम को ध्यान से देखो तो ओवरऑल सिस्टम के अंदर जो नेट मोमेंटम है वो हमारा जीरो के बराबर है। नेट मोमेंटम का चेंज हमारा जीरो के बराबर है। नेट मोमेंटम का चेंज हमारा दो वजह से हो रहा है, एक तो बुलेट की वजह से हो रहा है और एक किसकी वजह से हो रहा था, एक हमारा गन की वजह से या कह लो मैन की वजह से हो रहा था, है ना। प्लीज मैं अभी गन वाला ही क्वेश्चन वापस लेकर चल रहा हूँ, जिससे तुम्हारे को तुम्हारी गलती के बारे में या कह लो फॉर्मूला याद करने के बारे में थोड़ा सा और रिफाइन कर सकूं। तो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मैन है वो किसके बराबर आया, नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट के बराबर आया। जब तुमने लिखा फोर्स ऑन मैन, आदमी के ऊपर कितनी फोर्स लगी, तो तुमने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मैन अपॉन में टोटल टाइम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मैन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बुलेट अपॉन में टोटल टाइम डेल्टा टी। अब ये तो सिर्फ एक बुलेट के बारे में था, ऐसी एन बुलेट्स लग रही थी, तो यहाँ से ये एन अपॉन में टी तो बन गया dn/dt। और मोमेंटम चेंज ऑफ द बुलेट हमें देखना है। अब इनिशियली बुलेट रेस्ट पर थी और फाइनली बुलेट ने वेलोसिटी वी गेन करी और भागकर चली गई, तो ये जो फॉर्मूला बन गया था ये बना dn/dt इंटू mv। ये बात समझ आई। अब इसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा इस वाले का, गन वाले फॉर्मूले का। उसमें जो मैंने mv लिखवाया था उसको जनरलाइज कर लो, जनरलाइज कर लो किससे, डेल्टा पी ऑफ बुलेट से, ये कह लो डेल्टा पी ऑफ बॉल से, बुलेट या बॉल कुछ भी ले सकते हो। तो ये तो हमारा चेंज होगा नहीं, इतनी बॉलें पर सेकंड गिर रही हैं या इतनी बुलेट पर सेकंड बरस रही हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वो सॉरी चेंज ऑफ मोमेंटम हम देख सकते हैं, किसका, हमारे बॉल का। हमसे कहा जा रहा है ना एक बॉल आई, इलास्टिकली हिट करी और फिर वापस रिबाउंड कर गई। इलास्टिक हिट का मतलब है अगर वो वी वेलोसिटी से आकर टकराती है तो वी वेलोसिटी से वो वापस ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो वो आई, वी वेलोसिटी से टकराई और वी वेलोसिटी से ही वो वापस ऊपर चली गई, यही वर्ड इलास्टिकली का मतलब है। उसमें कोई एनर्जी उसने लूज नहीं करी। पर यूनिट टाइम वो आकर टकरा रही है, मतलब एक बॉल नहीं टकरा रही, कई सारी बॉलें आकर टकरा रही है, जैसे कई सारी बुलेट आकर ठुक रही थी एक ही सेकंड के अंदर। तो वो हमारे को क्या दे रखा है, एन दे रखा है। These are the this is your capital dn/dt, नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम। यहाँ पर बुलेट नहीं है, यहाँ बॉल है, तो नंबर ऑफ बॉल पर यूनिट टाइम कितना दे रखा है आपको, स्मॉल एन दे रखा है। तो चलो अपनी एक चीज तो निकल कर आ गई, ये चीज स्मॉल एन है। अब हमें चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल या कह लो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट निकालना है। ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ द बॉल, वेलोसिटी ऑफ द बॉल जे कैप,
और इनिशियली नीचे की तरफ आ रही थी, मास ऑफ द बॉल, वेलोसिटी ऑफ द बॉल माइनस जे कैप। वही नीचे क्या हो जाता है, नेगेटिव जे कैप, और ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव जे कैप। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2mv जे कैप। अब हमें जे कैप वे कैप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब रख रहे हैं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। हमसे फोर्स पूछी गई है, हम फोर्स निकाल कर देंगे, डायरेक्शन नहीं पूछा गया। तो आंसर आ रहा है 2mv। तो n इंटू 2mv, आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, अगेन जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उतने ही रट लो। PYQs का ट्रेंड एक बार फॉलो कर लेना, अगर तुम्हें नहीं ध्यान है। PYQ कर रखे तो अच्छी बात है, जिसने कर रखे वो समझ जाएगा कि भाई ये व्यक्ति तगड़े क्वेश्चन करवा रहा है ना। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करवा रहे कोरेंट जो नीट के अंदर आते हैं, और आ सकते हैं और आएंगे, ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे, हमसे कह रहा है देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m, इट स्ट्राइक्स द वॉल विद अ स्पीड v एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल। तो यहाँ पर मैं ये बना देता हूँ डायग्राम, माइट भी हो सकता है कि आपको डायग्राम की कुछ कमी महसूस हो जाए। ये लो सर, तो ये बॉल जिसका मास m है, वेलोसिटी v से 30 डिग्री एट एन 30 डिग्री के एंगल पर वॉल से आकर टकरा रहा है, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल, ये हमें बताना है कि बॉल के ऊपर जो इम्पल्स इम्पार्ट हुई है, किसके कारणवश, बॉल के कारणवश, वो कितनी इम्पार्ट होगी। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि वो इलास्टिकली टकराया तो जिस वेलोसिटी से आया उसी वेलोसिटी से चला जाएगा। मैंने क्या करा, मैंने बोला कि यहाँ पर मेरे पास ग्रीन कलर का मतलब है इनकमिंग, तो ये ग्रीन कलर की वेलोसिटी इनकमिंग वेलोसिटी दिखाएगी। मैं इसे दो पार्ट्स में तोड़ लूंगा, एक हो गया मेरे पास v cos 30 डिग्री, और एक हो गया मेरे पास v sin 30 डिग्री। सिमिलरली जब वो भागकर बाहर चली जाएगी, इसे अलग कलर से दिखाऊंगा मैं, येलो सर, वो बाहर गई, तो इसका अगर मैं रेजोल्यूशन करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री है हमारे पास, तो v cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में v sin 30 डिग्री। तो अगर तुम ध्यान से देखो, चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन तो हो गया जीरो, कोई भी चेंज मोमेंटम के अंदर x डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा जीरो। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, चेंज y डायरेक्शन के अंदर बचा आपके पास। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन, इनकमिंग मोमेंटम कितना है, ग्रीन कलर में है, और आउटगोइंग मोमेंटम कितना है, पिंक कलर में है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये हो गया किस डायरेक्शन में, माइनस जे कैप, वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में, सॉरी, तो माइनस आई कैप डायरेक्शन में। और इनिशियल मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, प्लस आई कैप डायरेक्शन में। तो मास लिखा मैंने यहाँ पर, नहीं लिखा तो मास लिख देना, पिंक कलर से ही लिखूंगा मैं। यहाँ वेलोसिटी को मैंने रिजॉल्व करके दिखाया है, और मोमेंटम को मैं अलग से लिख रहा हूँ। तो एम वी बाई टू माइनस आई कैप, दैट इज द आउट गोइंग मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ये है हमारा, इसकी वेलोसिटी है फाइनल मोमेंटम की, और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम के लिए, इनकमिंग मोमेंटम के लिए वेलोसिटी। तो एम वी बाई टू आई कैप, तो हमारे पास आ जाएगा एम वी माइनस आई कैप। इससे हमें ये पता चला कि हमारी जो बॉल है उसके ऊपर चेंज इन मोमेंटम वाई डायरेक्शन के अंदर माइनस आई कैप के अंदर आ रहा है, उसके ऊपर चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन इस तरफ है, माइनस आई कैप की तरफ, मतलब इसी डायरेक्शन में उसके पास इम्पल्स भी लगेगी और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगी, जो कि बात सही है। फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगेगी ना, जब ये टच करेगा हमारे इसको, वॉल को, तो इसके ऊपर तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगनी है। तो हमें ये पता चला इम्पल्स का मतलब कुछ नहीं होता, इट इज चेंज इन मोमेंटम, जो कि आ रहा है एम वी माइनस आई कैप। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्यों हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सर हमसे यहाँ पर डायरेक्शन नहीं पूछा गया है, यहाँ पर सिर्फ हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने ये भी निकाल लिया ऑन द बॉल बाय द वॉल कितना होगा, डायरेक्शन कितना होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है,